हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का रिवीजन। स्पेशली रहेगा सीएमए इंटर वालों के लिए। ओके, तो ये आपका 2022 सिलेबस और 2016 सिलेबस दोनों में कवर होता है और 40 से तुम्हारा 45 नंबर तक कवरेज होता है इस चीज़ का। आपका डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, 15-15 30 हो जाता है, 3 भी हो सकते हैं और एमसीक्यू का पोर्शन भी आपका आता है। तो 40 से 45 नंबर का आपका कवर होगा। ठीक है, तो सर कंपनीज एक्ट चालू करते तो सर कंपनी का मतलब समझा दो। हाँ जरूर, कंपनी मतलब होता है कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। ऐसा कंपनी जो इस एक्ट में बना है और या तो कोई प्रीवियस एक्ट में बना है। प्रीवियस एक्ट मतलब 1956 में जो बना हुआ है। ओके, और इस एक्ट के प्रोविजन पूरे अप्लाई होंगे ऐसे कंपनी जो इस एक्ट में बने। साथ ही साथ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और अंडर स्पेशल एक्ट। क्या सर सिर्फ इतना सा डेफिनेशन है? हाँ, कंपनी का मतलब इतना डेफिनेशन होता है। अब जानिए कि कंपनी मोस्टली किस लिए बनाया जाता है, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ओके, हम इसको समझेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी होता है एसटीएससी ने लाख रुपए का पीसी खरीदा। सर इस शॉर्ट फॉर्म से याद हो जाएगा? हाँ जरूर याद होगा। एस मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, टी मतलब होगा आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, एस मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी, सी मतलब कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू बी स्यू एंड टू बी श्यूड। सर क्या इतने में कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाता है? हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी में सबसे पहला बोलता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, वो डिफरेंट होता है अपने मेंबर से। उसके मेंबर अलग होंगे और कंपनी अलग होगी, ये बात तुमको ध्यान रखना है। मतलब कंपनी अलग, मेंबर अलग। यस, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, कंपनी केस में आप शेयर को इजीली तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो, बट प्राइवेट कंपनी केस में ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकती है भाई। कॉमन सील मतलब क्या होता है? कॉमन सील मतलब जो आप सील लगाते हैं उसको कॉमन सील ही बोला जाता है, बट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉमन सील को मैंडेटरी यहाँ पास ऑप्शनल रख दिया गया है। बट अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर या तो एक डायरेक्टर या तो एक कंपनी सेक्रेटरी उसको साइन करेगा। ओके डन। लिमिटेड लाइबिलिटी, द मेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी इज दैट इट इज हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है जितना तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर है उतना तुमको पे करना पड़ेगा भाई, ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, होता है इसका होता है परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स मरे जिए कहीं भी जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है, कंपनी चलेगा मतलब चलेगा। अनलाइक द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में वाइंड अप हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किस में चलता है? परपेचुअल सक्सेशन के कॉन्सेप्ट में चलता है। मेंबर्स में डाई बट कंपनी गो स्टिल वाइंड अप। इसका मतलब ये है कि कंपनी को एक्ट ने बनाया है तो एक्ट ही डिसॉल्व करेगा भाई। मारने वाला भी लॉ है तो बचाने वाला भी लॉ होगा। ओके डन। कैपेसिटी टू बी स्यू एंड टू बी स्यूड, कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है और चाहे तो कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है अपने नाम में। सो क्या बोलते हैं? कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। मतलब सर इसमें से 60 ठो कैरेक्टरिस्टिक आपने बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कैपेसिटी टू बी स्यू एंड टू बी इशूड। यस, इतने में आपका खत्म होता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपका लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। इससे पहले सबसे पहले आप समझिए कि कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल एक ऐसा पर्दा है जो शेयर होल्डर्स और कंपनी को डिफरेंट रखता है। मतलब एक कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक पर्दा है जो उनको सेफगार्ड देता है, ताकि कंपनी की जो भी लाइबिलिटी है उससे शेयर होल्डर्स मेंबर बच सकें। इसको कॉर्पोरेट वेल का थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी केस में कोर्ट को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कंपनी फ्रॉड करी, गिल्टी कर रही है तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेंगे, मतलब घूंघट को उठाया जाएगा और देखा जाएगा कि अंदर कौन है जो हरामीपंती कर रहा है। ओके, गॉट माय पॉइंट? तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट मतलब वेल मतलब ये होता है कि इफ एनी सर्कमस्टेंसेस कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट फाउंड दैट द एनीवन इज डूइंग द गिल्टी और एनीवन इज डूइंग द फ्रॉड वर्क, देन द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इज नेसेसरी। ओके, कुछ केसेस में लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल आपका जरूरी हो जाता है, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमी कैरेक्टर, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मेयर शैम और क्लॉक, मेयर शैम और क्लॉक मतलब ये होता है एक्ट टू डिसीव द थर्ड पार्टी। आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आप थर्ड पार्टी को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी एक्ट एज एजेंट्स ऑफ ए शेयर होल्डर, भाई कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है ताकि शेयर होल्डर का एजेंट है तू ना,
ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ द वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट, मतलब सर इन 8 केसेस में तुम्हारा कॉर्पोरेट वेल उठना जरूरी हो जाता है। और चीज ध्यान रखेंगे, जिस टाइम पे तुम्हारा कॉर्पोरेट वेल हुआ और कंपनी अगर गिल्टी पाई गई, फ्रॉड पाई गई, तो उस केस में तुम्हारा पर्दा को इग्नोर किया जाएगा। मींस सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा इग्नोर कर दिया जाएगा। ओके, तो इस केस में कंपनी की लायबिलिटी मेंबर में ट्रांसफर हो जाएगी। समझ गए इस चीज को? तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब होता है कॉर्पोरेट वेल इज जस्ट सेफगार्ड टू द मेंबर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कुछ कुछ केसेस में आपका कॉर्पोरेट वेल नेसेसरी हो जाता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आपके सेक्शन 3 में दिया हुआ है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी को बोलते हैं 1 2 7। 1 2 7 क्या होता है सर? 1% कंपनी केस में 1 मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी केस में 2 चाहिए मिनिमम, पब्लिक कंपनी केस में 7 चाहिए। इतने मेंबर से आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो क्या सर? हाँ, मिनिमम है, सेक्शन 3 में आपका यही दिया हुआ। आगे जाके और बात करेंगे किसका क्या लिमिट है, किसका क्या लिमिट नहीं है। ओके, तो प्राइवेट कंपनी कैन बी आइदर क्लासिफाई इनटू ओपीसी और इन स्मॉल कंपनी। जो स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी है आप उसको प्राइवेट कंपनी ही बोलोगे। ओके सर, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट है काइंड्स ऑफ कंपनी, कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं। 4-5 आपके बेसिस होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल, और कुछ कुछ अदर प्रकार की भी कंपनियां होती हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर मतलब क्या होता है? जितना मेरे शेयर का पैसा है सिर्फ मैं उतना ही दूंगा। लिमिटेड बाय गारंटी, जितना मैंने गारंटी दी है वाउंड अप का पैसा, ये सब चीज मैं दूंगा। अनलिमिटेड कंपनी मतलब मैं जितनी मेरी पर्सनल एसेट भी अटैच हो जाएगी भाई, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आपके कवर है, ये आपका वेटेज भी रखता है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी, एसोसिएट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, और एक प्रोड्यूसर कंपनी भी आपके सिलेबस में है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं 1% कंपनी आखिर होता क्या है। 1% कंपनी किस बला का नाम है? एक बात जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1% कंपनी आपके एग्जाम के लिए, साथ ही इसका कन्वर्जन 1% कंपनी टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी टू 1% कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1% कंपनी मतलब ये होता है कि एक ही आदमी पूरा काम करेगा। यस, ओनली द सोल मेंबर। ओके, ओनली 1% एज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट 2013 में इसको प्रपोज किया गया है भाई। इससे पहले 1% कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इंडिया में। चाहे तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी के नाम से रजिस्टर्ड हो सकता है, और इनको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक नाम इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसको प्यार से तुम नॉमिनी का नाम बोलोगे। ठीक है, और नॉमिनी का जो नाम रहेगा वो अपना रिटर्न कंसेंट देगा। जो नॉमिनी रहेगा अपना लिखित में कंसेंट देगा कि यस आई एग्री टू अपॉइंट एज अ नॉमिनी फॉर दिस ओपीसी। ओके, और नॉमिनी चाहे तो आगे जाके विड्रॉ भी कर सकता है। ओके, डन। एलिजिबिलिटी देखिए, सिर्फ नेचुरल पर्सन जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही कर सकता है। ओनली नेचुरल पर्सन, नॉट द लीगल पर्सन। जो इंसान है, आदमी है, वही इसको 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। अब कंडीशन सुनिएगा, कोई एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता, और एक नॉमिनी एक से ज्यादा ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। यस, 120 दिन तुमको इंडिया में रहना पड़ेगा। कोई माइनर मेंबर और नॉमिनी नहीं बन सकता, इवन फॉर द बेनिफिट पर्पस। आप आगे जाके सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकते, आप एनबीएफसी का बिजनेस कैरी नहीं कर सकते, और नो ओपीसी कैन कन्वर्ट टू द एनी काइंड ऑफ कंपनी टिल द 2 years ऑफ एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब सर जब तक 2 साल ओपीसी बना है, मैं 2 साल नहीं होता तब तक कोई और कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आंसर इज यस, आप कोई और कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, और अगर आप एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ ज्यादा होता है, उसी दिन आप सीज हो जाओगे, आपको तुरंत कन्वर्ट होना पड़ेगा। उसका क्लॉज अलग से हम पढ़ेंगे आगे जाके उस सेक्शन में। तो मेन कंडीशन क्या होता है सर कि एक आदमी एक ही ओपीसी बनाएगा और एक आदमी एक ही ओपीसी का नॉमिनी बनेगा। यस, अगर बना रहे हो तो तुमको 120 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। तुम कोई माइनर यहाँ पास मेंबर नहीं बन सकता, ना तो नॉमिनी बन सकता है। तुम आगे जाके सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते। तुमको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का बिजनेस भी नहीं करना है। कोई भी ओपीसी है वो 2 साल तक वेट करेगी अपने इनकॉर्पोरेशन से, तभी जाके आगे जाके वो कन्वर्ट होगी। ठीक है, बट अगर आपका लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो श्योरली यू कैन कन्वर्ट।
ओके तो बताइए ओपीसी का बेनिफिट क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बात सुनिए, 1% कंपनी और सोल प्रोप्राइटर मेन डिफरेंस क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, उस केस में आपका प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाता है, बट 1% कंपनी केस में आपका प्रॉपर्टी अटैच नहीं होता। सो बेनिफिट ऑफ द ओपीसी ये होता है, जितने सारे बेनिफिट आपको कंपनी में दिए जाते हैं सेम ऐसे ओपीसी को दिया जाता है। लाइक shall be awarded with all benefits of the company like credit, bank loan, access to the market, limited liability, legal protection। लीगल प्रोटेक्शन ये कि आपको एक नाम दिया जाएगा, एक फेम दिया जाएगा, जिसको आप लोग कंपनी के नाम से अगर आप ओपीसी खोलते हो तो आपकी पूरी दुनिया जाने कि आप कंपनी में रजिस्टर्ड हो। कोई एक सोल प्रोप्राइटर को कोई नहीं जानता है, लिमिटेड लेवल पे रहते हैं। आप ओपीसी किए तो आप बड़े मार्केट में भी एक्सेस कर सकते हो बिकॉज यू आर एन ऑफ कंपनी। ओके, अपॉर्चुनिटी स्टार्ट ओन वेंचर, आपको खुद की अपनी बिजनेस खोलने की अपॉर्चुनिटी मिली जा रही है भाई, ठीक है। और बाकी कंपनियों के मुकाबले, काइंड्स ऑफ कंपनी के मुकाबले ओपीसी में आपका कंप्लायंस कम रहता है। ओके, समझ गए बेनिफिट को। कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है ओपीसी को, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करना नहीं रहता, ठीक है। और आप चाहे तो जो आपका अटैच्ड है, फिक्स्ड है, उसको डायरेक्टर साइन कर देगा, जरूरी नहीं कि कंपनी सेक्रेटरी साइन करे उस चीज को। आपको एनुअल जनरल मीटिंग एज पर सेक्शन 96 करवाने की जरूरत नहीं है। एजीएम और एजीएम अंडर सेक्शन 100 एंड 111 भी यहाँ पास अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अगर आप रिजोल्यूशन रख रहे हैं और अगर आप सिर्फ मिनट्स बुक में अपना एंट्री लिख देते हैं तो डीम टू भी मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लायंस को कंप्लीट कर दिया गया। इतना ज्यादा रिलैक्सेशन आपको ओपीसी के केस में दिया जाता है। ओके, डन। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। ध्यान रखेंगे ओपीसी एक 1% बनाता है, पब्लिक कंपनी 7 बनाते हैं, प्राइवेट 2 बनाता है मिनिमम। जहां पास एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता है आपका, या तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा होता है, उसी दिन से कंपनी सीज हो जाएगा ऑपरेट एज अ 1% कंपनी, उसी दिन से सीज हो जाएगा टू ऑपरेट एज अ 1% कंपनी। सो मैंडेटरी है कि आपको 6 महीने के अंदर पब्लिक या तो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक में जाते हैं तो 7 मेंबर मिनिमम चाहिए आपको, अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो 2 मेंबर चाहिए, एज द केस में भी, ठीक है। अगर आप अल्ट करने के चांसेस में आते हैं तो ओपीसी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्ट करना पड़ेगा बाय पासिंग द रिजोल्यूशन, ठीक है। ओपीसी सेल विद इन 16 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार द कंपनी इन INC 5 इन्फॉर्मिंग दैट इट हैज सीज्ड टू बी ओपीसी, नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट सेल। मतलब जिस दिन वो उसको लगा कि भाई मेरा टर्नओवर पेड अप कैपिटल क्रॉस हो गया तो 60 दिन के अंदर आरओसी को बताएगा भाई मैं ना अब बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरा ना टर्नओवर और ये सब क्रॉस हो चुका है, तो अब मैं आगे जाके कन्वर्ट हो जाऊंगा 6 महीने के अंदर। वो बताना पड़ेगा कि मुझे अब कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये क्या बोलता है इसमें, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ओके, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी। अब बड़ा आदमी छोटा बनना चाह रहा है, मतलब प्राइवेट कंपनी हो ओपीसी बनना चाह रहा है, हो सकता है भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, हम नुकसान में चल रहे हैं, हो सकता है कि मेरे को अकेले काम करना है, तो इस केस में होता है प्राइवेट कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी छोड़ के ऐसी कंपनी जिसका एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है भाई और 50 लाख से पेड अप शेड्यूल से ज्यादा नहीं, मतलब छोटी है, जस्ट अपोजिट उसका लिमिट। तो उस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके तुम चाहो तो प्राइवेट कंपनी से ओपीसी में कन्वर्ट हो सकते हो, लेकिन तुम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि तुमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी गेन करना पड़ेगा। किनसे, मेंबर से, अपने मेंबर से, क्रेडिटर से, और कंपनी टू फाइल कॉपी ऑफ SR टू ROC विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग सच इज रिजोल्यूशन फॉर्म MGT 14। स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करोगे, एनओसी भी ऑब्टेन करोगे मेंबर्स ऑफ क्रेडिटर को, और साथ इसको फाइल करोगे आरओसी को विद कॉपी ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन विद इन 13 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग सच रिजोल्यूशन इन फॉर्म नंबर MGT 14। ओके, और उसके बाद कंपनी को INC 6 भी फाइल करना पड़ेगा भाई। उसमें बताना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन ऑफ टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल, हमारा टर्नओवर इतना है, हमारा पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, सब कौन देंगे डिक्लेरेशन, डायरेक्टर देंगे। ओके, एफिडेविट देंगे दैट मेंबर्स एंड क्रेडिटर है कंसेंटेड, एफिडेविट बना के देंगे कि हमारे क्रेडिटर और मेंबर्स ने हमें कंसेंट दे दिया है, ठीक है। हमारे मेंबर्स कितने हैं और क्रेडिटर हैं उनका मेरे को लिस्ट देना पड़ेगा, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को सब करना पड़ेगा, साथ ही साथ कॉपी ऑफ एनओसी फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब अगर मैंने कन्वर्ट के लिए बोला तो मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया तो MGT 14 दे दो भाई।
अब INC 6 भी फाइल करना पड़ेगा। INC मतलब इनकॉर्पोरेशन, मैं OPC में इनकॉर्पोरेट हो रहा हूँ तो मेरे को नया चीज बताना पड़ेगा। तो उसमें मेरे को टर्नओवर का डिक्लेरेशन, साथ ही साथ पेड अप शेयर कैपिटल का डिक्लेरेशन कौन देगा? डायरेक्टर देगा। ओके, और एफिडेविट देंगे कि मेंबर्स और क्रेडिटर से हमें कंसेंट मिल चुका है। ओके, लिस्ट ऑफ द मेंबर्स और क्रेडिटर भी हम देंगे भाई, लिखे कितने मेंबर्स है और कितने क्रेडिटर है हमारे पास। ठीक है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस ऑडिटेड बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको फाइल करना पड़ेगा, और एनओसी सिक्योर क्रेडिटर से जो आया वो भी हमको फाइल करना पड़ेगा। ओके, समझ गए? अब देखिए प्राइवेट कंपनी क्या होता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन समझ गए, पब्लिक कंपनी एक बार समझ जाएंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर, पहला आपने क्या पढ़ा? 1 पर्सन कंपनी। इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, मैं पहले बता रहा हूं चीज को। फिर आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ये होता है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एस में भी प्रेस्क्राइब, और उसके आर्टिकल में 3 बातें लिखी होती है। पहला बात होता है रेस्ट्रिक्शन, दूसरा लिमिटेशन एंड थर्ड वन इज प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ इट शेयर को, लिमिट करता है मेंबर अप टू 200 और प्रोहिबिट करता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन इनटू इट्स शेयर कैपिटल। अगर 3 चीजें तुम पा जाते हो तो उसको प्राइवेट कंपनी बोलोगे। यस, उनको आपको प्राइवेट कंपनी बोलना पड़ेगा। मतलब ऐसी कंपनी जो अपने शेयर को ट्रांसफर करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करती है, मेंबर 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट करता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं मंगाता। यस, श्योरली वो प्राइवेट कंपनी है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो 200 मेंबर काउंटिंग में उसमें 2 पर्सन इंक्लूड नहीं होते। इंप्लॉइज हु आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड फॉर्मर इंप्लॉइज हु आर द स्टिल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ये 2 लोग आपके 200 मेंबर में इंक्लूड नहीं होंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर कोई 2 लोग मिलकर एक शेयर को होल्ड करते हैं तो शेल बी काउंटेड एज अ 1, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द जॉइंट होल्डर ऑफ द शेयर शेल बी काउंटेड एज 1। 2 लोग मिलकर होल्ड करें तो उसको एक ही काउंट किया जाएगा। ओके, अब आते हैं पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी वो होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं। यस, एक ध्यान रखेंगे, प्राइवेट कंपनी में कोई ऐसा नहीं लिखेगा कि प्राइवेट कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, नहीं। आप पब्लिक कंपनी में लिखेंगे कि पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी ऑन व्हिच हैज द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एस में भी प्रिस्क्राइब। अब ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम मेंबर आपके 7 होते हैं। सेक्शन 3 में आप लोगों ने पढ़ी है इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है, यहाँ पास कंपनी चाहे तो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए भाई इनको। ओके, ठीक है। एक चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का, उसको डीम टू बी पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। जैसे कि एक कंपनी है पब्लिक कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी का 52% शेयर अगर होल्ड करके रखती है तो उस प्राइवेट कंपनी को भी आप पब्लिक कंपनी मानेंगे। अब पब्लिक कंपनी का आप नियम लगाएंगे। ओके, गॉट माई पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओके, होल्डिंग सब्सिडरी। होल्डिंग मतलब नाम समझ आ रहा है, सर जो होल्ड करता है। सब्सिडरी मतलब जो सब्सिड करता है। मतलब होल्डिंग मतलब ऊपर, सब्सिडरी मतलब नीचे। ओके, कंपनी सेट टू बी होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो पहला बोलता है कि एक कंपनी मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग राइट्स इन अनदर कंपनी, चाहे खुद से चाहे थ्रू 1 और मोर सब्सिडरी। समझ गए इस चीज को? मैं खुद से, मैं कंपनी हूं, मैं खुद से होल्ड कर रहा हूं, या तो मेरी सब्सिडरी मिलके उसमें होल्ड कर रही है, तो भी अगर मोर देन 1/2 होता है वोटिंग राइट्स का तो भी मैं उस केस में होल्डिंग कहलाऊंगा। या तो मेरे बोर्ड ऑफ वन कंपनी इज एम्पावर्ड टू कंपोज द बोर्ड ऑफ अनदर कंपनी, मेरे कंपनी का बोर्ड जो बोलता है वो सामने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो काम करता है, तो यस आई एम श्योरली द होल्डिंग कंपनी। ओके, आप समझ गए? एग्जांपल देखिए, ए लिमिटेड होल्ड करता है 51% वी आर इन बी लिमिटेड, सो हियर ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी एंड बी लिमिटेड इज अ योर सब्सिडरी कंपनी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, एसोसिएट कंपनी मतलब क्या होता है? एसोसिएट कंपनी मतलब उस रेंज में आते हैं 20 और 50 के रेंज में आते हैं, समझो। ओके, तो इन रिलेशन टू द अदर कंपनी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, सब्सिडरी नहीं होना चाहिए भाई। अगर सब्सिडरी कंपनी होगा तो कहा है एसोसिएट? द कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी एंड अनदर कंपनी हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड द कंपनी एंड द अनदर कंपनी आर जॉइंट वेंचर टू ईच अदर। यहां पास आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब होता है कि 20% और मोर का वोटिंग राइट्स अगर मैं रखता हूं तो 20% और मोर, 50 से 50 के रेंज में, अगर है 20 से 50 के रेंज में, मैं एसोसिएट कहलाऊंगा। 50 से क्रॉस हुआ तो मैं क्या कहला जाऊंगा? डन, आई एम नाउ कॉल्ड एज द होल्ड सब्सिडरी कंपनी। मैं सब्सिडरी कंपनी कहला जाऊंगा तो मैं एसोसिएट नहीं कहलाऊंगा। उसी का आपका पहला पॉइंट लिखा गया है, द कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। ओके, यू गॉट माई पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी क्या होता है? सर स्मॉल कंपनी मतलब छोटा कंपनी, नाम से समझ आ रहा है। यस, छोटा कंपनी कुछ रिलैक्सेशन भी होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, पब्लिक कंपनी कभी भी छोटा कंपनी नहीं हो सकता। ठीक है, जो होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशनशिप में है, भाई तुमको कोई बड़ा आदमी होल्ड कर हट करके रखा है और तुम बोलोगे मैं छोटा आदमी, नहीं हो सकता। ये सब एक्सेप्शन है। तो चलो देखते हैं। Small company means a company other than public company which has a paid up share capital not more than 50 lakh and turnover not than 2 crore। ये भी फिलहाल आपके
एग्जाम के लिए अमेंडमेंट हुआ है। जो 50 लाख पेड ऑफ शेयर कैपिटल है 4 करोड़ से 10 करोड़ हो चुका है भाई, और टर्नओवर है आपका 40 करोड़ से 100 करोड़ हो चुका है। ओके मतलब स्मॉल कंपनी मतलब अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 4 करोड़ 10 करोड़ के रेंज में, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए यहां लिखा हुआ है, और 10 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सीड कर सकता है। ओके तो आप लिमिट देखेंगे 4 करोड़ और टर्नओवर के केस में देखेंगे 40 करोड़, प्रोवाइडेड दैट ये जो कंपनी उसको कभी जिंदगी में तुम नहीं क्रिएट करोगे कि स्मॉल कंपनी, जैसे कि सेक्शन 8 में जो रजिस्टर्ड है जो चैरिटेबल काम कर रहे हैं उसको आप कभी भी नहीं बोलोगे कि छोटी कंपनी है। भाई तुम दया धर्म कर रहे हो, तुम्हारा तो दर्जा ऊपर होना चाहिए, तुमको छोटा क्यों बोलेंगे अपन, ठीक है। और दूसरा ये बोलता है कि कंपनी विच इज अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि होल्डिंग तुमको कोई अगर ऊपर वाला हो, तुम्हारे सर में किसी का हाथ है तो तुम छोटे कैसे हुए, ठीक है, समझ गए इस चीज को। अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे ICMI है, ठीक है, ICWI एक्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट, ये सब चीज जो स्पेशल एक्ट्स बने इसको आप स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। ओके अब बात करते हैं सेक्शन 8, अदर्स टाइप्स में बात करते हैं। सेक्शन 8 आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पास रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस का जनरली बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पास पूछा गया है, तो आप ध्यान देंगे इस चीज को, ठीक है। कंपनी रजिस्टर तभी सेक्शन 8 में हो सकती है जब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे देगा। यस सेंट्रल गवर्नमेंट से तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा एप्लीकेशन देके कि मुझे सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको तभी लाइसेंस देगा पता है जब तुम 3 कंडीशन फुलफिल करोगे। पहला, तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखाना चाहिए कि तुम चैरिटेबल एक्टिविटी करोगे, ठीक है। मैं बताऊंगा चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब क्या होता है। चैरिटेबल एक्टिविटी करोगे, ठीक है। कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसका डिविडेंड नहीं बांटना है, और जो प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट में करना है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। 3 मेन कंडीशन है सेक्शन 8 के लिए, दैट द कंपनी मस्ट, द MOA ऑफ द कंपनी मस्ट कंटेन the charitable object in his object clause, and second prohibits to distribute dividends to its member, and profit of the company must apply for the promotion of its object. Okay done. अब कंपनी सेक्शन 8 कंपनी may use limited और प्राइवेट along with its name, चाहे तो कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप फर्म चाहे जाके आगे पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड इन दिस सेक्शन, सेक्शन 8 का चाहे तो मेंबर बन सकता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुमको लाइसेंस दिया है, अगर लगता है कि तुम कुछ कंट्रावेंस करते हो तो तुम्हारा चुपचाप प्यार से लाइसेंस छीन लेगा। प्रॉफिट बांट रहा है तू, दे लाइसेंस वापस कर, देखो सेक्शन 8 दर्जे हटा देंगे और तुमको डायरेक्ट करेंगे कि अपना स्टेटस बदलो, या तो नाम को बदलो, या तो वाइंड अप करो, अमलगमेट करो ऐसे कंपनी के साथ जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है। ओके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा हक है कि ही कैन रिवोक द लाइसेंस एट एनी टाइम, अगर उसको लगता है कि तुम गलत काम कर रहे हो तो, ठीक है। और तुमको ऑर्डर दे देगा, क्या बोलेगा वो, कन्वर्ट कर अपने स्टेटस सेक्शन 8 कंपनी था, बदल अपना नाम, समझ गए इस चीज को, नाम बदलवा देगा, वाइंड अप अमलगमेट बोलेगा, जिस सेम नेचर का तुम्हारा ऑब्जेक्ट वाला कंपनी से जाके तुम मर्ज होगा, ठीक है, समझ गए इस चीज को। ओके फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 8 चैरिटेबल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है। चैरिटेबल मतलब आप साइंस का प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट्स का प्रमोशन कर रहे हैं, एजुकेशन, कॉमर्स, स्किल, वोकेशन, टैलेंट और सोशल वेलफेयर का प्रमोशन करते हैं। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन, इसके छोड़ और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं इंक्लूड लिखा है यहाँ पास, इसके छोड़ और आगे भी चीजें हो सकती हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस चीज में एक चीज ध्यान रखेंगे कि सेक्शन बाकी सब लोगों को क्लियर 21 डेज का नोटिस लगता है जनरल मीटिंग के लिए, बट यहाँ पास रिलैक्सेशन दिया कि 14 दिन में भी आप क्लियर नोटिस में यहाँ पास बुला सकते हैं। ओके समझ इस चीज को। अब आता है कन्वर्जन ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी से कन्वर्ट होने और किस में होना है तो इस चीज के लिए सबसे पहले आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर कन्वर्जन टू एनी काइंड ऑफ कंपनी, कोई भी काइंड ऑफ द कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू द नोटिस विच डिटेल ऑफ ऑफ्टिंग सच कन्वर्जन। स्पेशल रिजोल्यूशन बुला रहे हो, नोटिस दो, नोटिस दोगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दो, और बताओ तुम्हारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या था, और ये बताओ कि तुम अपना ऑब्जेक्ट को इस स्ट्रक्चर में क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तुम किस दिन बने, ठीक है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है मेमोरेंडम एसोसिएशन के हिसाब से, और रीजन बताओ कि तुम सेक्शन 8 कंपनियों के काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। समझ गए इस चीज को, अगर तुम अप्रूव करते हो तभी काम आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ता भाई। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द SR विद द कॉपी ऑफ नोटिस प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू रजिस्ट्रार इन MGT 14। आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू कॉपी ऑफ SR का जो ट्रू कॉपी है पास की है कन्वर्जन के लिए उसको, और नोटिस का कॉपी विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा इन MGT 14। रीजनल डायरेक्टर भी बता दो भाई IMC 18 में, ठीक है। आफ्टर सबमिटिंग नोटिस टू RD विद इन अ वीक, अब जिस दिन तुम रीजनल डायरेक्टर को नोटिस दे दोगे, ठीक है,
उसके एक हफ्ते के अंदर मस्त प्यार से तुमको पब्लिश करना पड़ेगा नोटिस को, ओन एक्सपेंस, अपने खुद के खर्चे में, कोई नहीं देगा तुमको खर्चा, खुद के खर्चे में तुमको पब्लिश करना पड़ेगा। अब पब्लिकेशन कैसे होगा, किसमें दोगे सर? मेन जरिया न्यूज़पेपर, हाँ सब कोई पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, ठीक है, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। वर्नैकुलर मतलब लोकल न्यूज़पेपर में, और इंग्लिश न्यूज़पेपर में डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको देना पड़ेगा, और वेबसाइट में भी आपको प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 आपके एग्जाम में फंसता है, तो कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 में ये बोला गया है कि आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन को। अगर कोई भी काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट होता है तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा नोटिस के साथ, नोटिस प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसमें बताओगे कि मैं इस दिन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था मेरा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या था मेरे कंपनी का एज पर द एमओए, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट मैं इस कंपनी में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ सेक्शन 8 में, ये चीज़ भी तो मुझे बताना पड़ेगा। और एसआर की कॉपी, नोटिस कॉपी मस्त प्यार से तुम आरओसी को दो, अपने रीजनल डायरेक्टर को बताओ, रीजनल डायरेक्टर को जिस दिन बता दे उसके हफ्ते भर के अंदर आपको पब्लिकेशन करना पड़ेगा अपने खर्चे में। एक तो वर्नैकुलर लोकल न्यूज़पेपर में करो और इंग्लिश न्यूज़पेपर में करो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, और वेबसाइट में भी प्लेस कर दो। ये आपका होता है सेक्शन 8 कंप्लीट। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी नाम से समझ आता है ऐसा कंपनी जो बाहर से रजिस्टर्ड है। ध्यान रखना, कंपनी विच इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बाय हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज। एक चीज ध्यान रखेंगे, कोई यूएसए की कंपनी जाके अगर जापान में काम करे तो हमारे लिए फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहां कर ही नहीं रहे, इंडिया में काम नहीं करे तो हमारे कोई काम का नहीं है, हम उसको जुडिक्शन में नहीं ला सकते। अगर वो यूएसए में रजिस्टर्ड है और यहाँ आके काम कर रही है तो हमारे लिए फॉरेन कंपनी होगा, ठीक है, उसको विदेशी कंपनी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। एक चीज ध्यान रखेंगे, वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड लेकिन बाहर जाके काम करे उसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलोगे, उसको नॉर्मल कंपनी, इंडियन कंपनी ही बोलोगे। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है सर? नाम से समझ आ रहा है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जो गवर्नमेंट होल्ड करते हैं। यस, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, हर कंपनी जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट होल्ड करे, हो सकता है उसमें स्टेक्स भी रखे हो, ठीक है। मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, मतलब कम से कम 51%, 51% हेल्ड करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड कर रहा है या तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड कर रहा है या दोनों मिलकर होल्ड कर रहे हैं, चल जाएगा भाई इस चीज को। प्रोवाइडेड दैट सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द गवर्नमेंट कंपनी। समझ गए इस चीज को? ओके, तो मतलब सर आप यहां बोलना चाह रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25% होल्ड कर दिया, ओके, और स्टेट गवर्नमेंट ने 30% होल्ड कर दिया, तो क्या यहाँ पास गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा? आंसर इज यस, क्लॉज 6 के हिसाब से आपका गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक छोटा सा टॉपिक है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? एलआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेक्शन 4A ऑफ द कंप्लीट 1956 और एनी अदर नोटिफाई होता है, उसको पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सब चीज का नाम होता है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ कौन कंस्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और एटलीस्ट 51% ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, मतलब सीधी सी बात है गवर्नमेंट कंपनी ही इसको क्या कर सकती है? कंस्टिट्यूट कर सकती है। सर अब प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है? प्रोड्यूसर कंपनी जनरली ये होता है कि फार्मर जो एग्रीकल्चर है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका गुड स्टैंडर्ड बनाने के लिए प्रोड्यूसर कंपनी बनाया जाता है। उनको सपोर्ट करो, इनकम दो, प्रॉफिट कमाओ। दिस इज द मेन मोटो ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी। एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रोड्यूसर कंपनी 10 इंडिविजुअल और ज्यादा मिलकर बन सकता है, 2 इंस्टीट्यूशन और उससे भी ज्यादा मिलकर बन सकता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी प्रोड्यूसर कंपनी बन सकता है। मतलब सर 10 इंडिविजुअल, ओके, 10 इंडिविजुअल और 2 इंस्टीट्यूशन और बाय द कॉम्बिनेशन 10+2 दोनों मिलकर भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रोड्यूसर कंपनी बना, प्रोक्यूरमेंट करो, प्रोडक्शन करो, हार्वेस्टिंग करो, ग्रेडिंग करो, सेलिंग करो, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा, मतलब आपको फार्मर के लिए कुछ काम करना है भाई, देश की जमीन के लिए अगर काम करना है, प्रोक्यूरमेंट करो मटेरियल का, प्रोडक्शन बैठाओ, हार्वेस्टिंग करो, ग्रेडिंग करो, सेलिंग करो, एक्सपोर्ट करो, इन सब केसेस में आपको प्रोड्यूसर कंपनी कहलाओगे आप। ओके डन। अब मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है पता है? जो कोऑपरेटिव बिजनेस है ना, उसको कंपनी में लाना। ये सब काम तो नॉर्मल लेवल में ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन उसको कंपनी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, समझ गए इस चीज को? तो प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ओके, नाम सेलेक्ट करने से पहले, ओके, आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपको नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन बताएगा? प्रमोटर बताएगा, INC 1 में, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो नाम आप रखेंगे अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए, जैसे कि ध्यान से समझना, ठीक है। अभी नाम चल रहा है बिस्लेरी का पानी अब पिए तो एक बिल्सेरी भी आ रहा है, ऐसा नाम जो टू नियरली नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी होता है वैसा नाम नहीं रख सकते, ठीक है। और नॉट अलाउड इन बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, कंट्रोल, म्युनिसिपल, मिनिस्टर एक्सेट्रा, ये सब टाइप के नेम आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे,
ओके, तो पार्ट 1 रिवीजन यही खत्म होता है, वेट करिए सेकेंड पार्ट का।